आदिकाल की उपलब्धियाँ। हिंदी साहित्य के इतिहास का यह काल, जिसका हमने आदिकाल के नाम से विवेचन किया है, भाषा और साहित्य की दृष्टि से पर्याप्त संपन्न है। उसकी समस्त देन का अभी तक सम्यक मूल्यांकन नहीं हो पाया है, क्योंकि विद्वान प्रामाणिकता एवं भाषा के विवादों में उलझ रहे हैं। कई ऐसी उपलब्धियां सामने आती हैं जिनका परवर्ती साहित्य पर अपार तृण है। यहाँ हम उन पर भाषा तथा साहित्य की दृष्टि से अलग अलग विचार करेंगे। भाषा, रूप और संप्रेषण क्षमता। जैसा कि हम आरंभ में संकेत कर चुके हैं, आदिकाल में हिंदी भाषा साहित्यिक अपभ्रंश के साथ साथ चलती हुई क्रमशः जनभाषा के रूप में साहित्य रचना का माध्यम बन रही थी। समस्त आदिकाल में दो भाषाओं की यह समानांतर रचना प्रक्रिया चलती रहने से अधिकांश विद्वान गंभीरतापूर्वक विचार करके दोनों भाषाओं के साहित्यों को अलग अलग करने का अवसर नहीं पा सके। फल यह हुआ कि कभी अपभ्रंश के नाम पर भी हिंदी का आरंभिक साहित्य छोड़ दिया गया है और कभी पुरानी हिंदी के नाम पर अपभ्रंश का परवर्ती साहित्य भी हिंदी साहित्य में सम्मिलित कर लिया गया है। जब भाषा का रूप और साहित्य ही अपनी सीमाएं नहीं बना सका था, तब उसकी संप्रेषण क्षमता की जांच कैसे होती। किंतु नई खोजों से अब यह धारणा स्पष्ट हो चुकी है कि जनभाषा के रूप में हिंदी 8वीं शताब्दी में ही साहित्य का माध्यम बन चुकी थी तथा वह अपभ्रंश भाषा के साथ अपनी भूमि पर आगे भी बढ़ने लगी थी। फलतः अपभ्रंश साहित्य लिखने वाले कवि अवसर पाकर हिंदी में भी कविता किया करते थे। दोनों भाषाओं में यह स्पर्धा भक्ति काल के आरंभ तक चलती रही और अंत में एक दिन ऐसा भी आया जब अपभ्रंश का खेमा छोड़कर सभी कवि हिंदी के मार्ग पर अग्रसर हो गए। आदिकालीन साहित्य में प्रयुक्त हिंदी की यह बहुत बड़ी शक्ति है जो उसकी संप्रेषण क्षमता की सूचना देती है। एक विशाल क्षेत्र की अनेक बोलियों से उसका एक सामान्य रूप विकसित हो रहा था। वह मिथिला से मेवाड़ तक की व्यापक जनभाषा बनकर जनमानस को प्रभावित कर रही थी। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द भी यदि अपनी सीमा छोड़कर हिंदी का दामन पकड़ना चाहते थे तो कविगण बड़े प्रेम से उनके सामने अपना हृदय खोल देते थे। जनभाषा के प्रयोगों की यह प्रवृत्ति धीरे धीरे जनजीवन के सभी रूपों को प्रस्तुत करने में समर्थ होती जा रही थी। आदिकालीन साहित्य की भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती हुई भी एक व्यापक रूप ग्रहण करने की ओर बढ़ रही थी। दूर दूर तक रहते हुए भी तथा भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों में रमते हुए भी सभी हिंदी कवियों की प्रतिभा एकत्व का आभास दे रही थी। अनजाने ही उन सबका एक ऐसा प्रयास चल रहा था जिसके फलस्वरूप समस्त हिंदी क्षेत्र की बोलियां अपनी सांस्कृतिक एकता की स्थापना कर सकें। संभवतः इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कविगण संस्कृत से तत्सम शब्द लेकर अपनी भाषा में प्रयुक्त करने लगे थे। यद्यपि आदिकाल में भाषा की यह प्रवृत्ति पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाई थी, किंतु प्रयास की सघनता अपना चमत्कार दिखाने लगी थी। इसी चमत्कार के फलस्वरूप 15वीं शताब्दी का अंत होते होते हिंदी का वह रूप उभरा जो समस्त देश की प्रमुख सांस्कृतिक भाषा बन गया। आदिकालीन हिंदी का संस्कृत और संस्कृति की ओर जाने वाला व्यापक भाषाई स्वरूप अभिधेय रूप में भी पर्याप्त संप्रेषणीय था। कवियों ने उन शब्दों को छोड़ दिया था जो घिसे पिटे धार्मिक अर्थों को ढोते थे। तत्कालीन जीवन की भावभूमि का साथ देने वाली शब्दावली सरल रूप में भी सशक्त होती जा रही थी। उसमें नए पुरुषार्थों तथा नए अनुभवों को व्यंजित करने की शक्ति बड़ी स्फूर्ति के साथ जन्म ले रही थी। सिद्धों की जीवन दृष्टि तथा अस्पष्टवादिता, नाथपंथियों का हठयोग, जैनों की अहिंसा, चारणों भाटों की प्रशस्तियाँ, खुसरो की लोकानुरंजनता सबको एक साथ अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य जुटाने में तल्लीन हिंदी भाषा न अलंकार की परवाह करती थी न लक्षणा व्यंजना आदि की। ये सब साधन सहज ही उसके अनुवर्ती होते जा रहे थे। यही कारण है कि आदिकालीन साहित्य की भाषा एक ओर तो रूप भेद होने पर अभेद है और दूसरी ओर संप्रेषण क्षमता में भी वह बेजोड़ है।
कोई भी अलंकार ऐसा नहीं जो उसमें ना फबता हो, कोई भी छंद ऐसा नहीं जो उसका साथ ना देता हो। उसमें कवियों ने जीवन के किसी भी पार्श्व को चित्रित किया है, वही सजीव हो उठा है। आदिकालीन कवियों का हिंदी भाषा की रूपात्मक एकता का प्रयास जो 15वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते पूर्ण सफल हो चुका था, इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता। कथ्य और शिल्प। आदिकालीन साहित्य जनजीवन की जिन अनुभूतियों से प्रकट हुआ था, उनमें पर्याप्त विविधता थी, अतः वह एक भीड़ का सायास लिखित साहित्य नहीं है, अपितु एक सचेतन समाज की सहज स्थितियों से उत्पन्न साहित्य है। यही कारण है कि उसमें जीवन की विभिन्न दशाओं और स्वच्छंद प्रवृत्तियों के विधम चित्र मिलते हैं। कथ्य की दृष्टि से आदिकालीन साहित्य में एक साथ कई परंपराओं का उदय दिखाई देता है। अपभ्रंश और संस्कृत की रचनाओं में इनमें से कुछ परंपराओं के स्रोत अवश्य हैं, किंतु उनकी शक्ति और गंभीरता हिंदी की अपनी देन है। समाज की विभिन्न स्थितियों पर दृष्टिपात करके सहज जीवन का मार्ग सुझाने से लेकर हठयोग की साधना तक आदिकाल में मुक्तक काव्य रूप का जो विस्तार हुआ, निश्चित ही उसका पर्याप्त ऐतिहासिक महत्व है। अगर आदिकालीन सिद्धों और नाथपंथियों के काव्य रूपों को हिंदी क्षेत्र से निकाल दिया जाए तो फिर भक्तिकालीन निर्गुण पंथियों की काव्य गंगा का उद्गम बताना कठिन हो जाएगा। और जो लोग मैदान से ही गंगा को गंगा मानते हैं, जिस पर्वत से वह निकलती हैं उसे ऊबड़ खाबड़ भूमि समझकर छोड़ देना चाहते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि तब तक उनकी गंगा को जीवन कौन देगा। हमें तो स्पष्टतः आदिकालीन हिंदी साहित्य में धार्मिक कथाओं और ऐतिहासिक चरित्रों की उन प्रवृत्तियों का विकास होता दिखाई देता है जो भक्तिकाल में रामचरितमानस एवं पद्मावत जैसे महाकाव्यों में नए रूपों में समृद्ध हुए। आदिकालीन जन साहित्य रासो साहित्य तथा लोक काव्यों को वे प्रवृत्तियां ही जो नारी और युद्ध पर आधारित थी, भक्ति का आवरण उड़कर आगे बढ़ी और अब तक का उनका विकास नहीं रुका। प्राकृत और अपभ्रंश से राउरकेला तक श्रृंगार की जो परंपरा आई है, वह भक्तिकाल को प्रभावित करती हुई रीतिकाल तक चली गई। नारी के सहज श्रृंगार से लेकर उसकी मानसिक सौंदर्य तक पहुँचने की प्रवृत्ति भी आदिकाल में पूर्ण वेग से उभरी। नक्सिक वर्णन, विरह के विभिन्न रूप, विरहिणी नायिका द्वारा प्रेतम के पास संदेश प्रेषण, स्वकीया और परकीया के प्रेम की सीमाएं, ये सब आदिकालीन साहित्य के कथ्य में अंतर्निहित हैं तथा इनके कारण अनेक काव्य रूपों एवं अलंकारिक वर्णनों की परंपराओं का विकास हुआ है। यही वह युग है जब नाथों का दुरूह हठयोग काव्य यदि रचा और सुना जा सकता है तो खुशरों की मनोरंजक पहेलियों एवं जगने की वीर रसपूर्ण कविता में भी लोग बड़ी रुचि से रम सकते थे। संयोगिनी के सुखद पर्यग से लेकर छत्राणी के वीरपति की बलि तक कवियों की प्रतिभा का विस्तार था। प्रकृति के अनेक विध रूपों के साथ मनुष्य जीवन के विभिन्न स्वरूपों को चित्रित करने में भी इस युग के कवि पूर्ण सक्षम थे। उनके पास प्रकृति और सौंदर्य को ग्रहण करने की ही नहीं, उससे अपनी अभिव्यंजना को समर्थ बनाने की भी प्रतिभा थी। तात्पर्य यह है कि इस युग में एक साथ धार्मिक मनोवृत्ति का सात्विक चित्रण मिलता है, श्रृंगार की सहज सरसता दिखाई देती है, वीर रस के भुजाएं फड़काने वाले दृश्य मिलते हैं तथा ऐसे चित्र सामने आते हैं जिनसे एक स्वतंत्र जाति के अहंकार का पूरा बिंब उसकी समस्त टूटन के साथ उभरता है। आदिकालीन साहित्य में कथ्य की विविधता के साथ छंद प्रयोग की विविधता भी रही है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने छंद की दृष्टि से कुछ सीमाएं बनाई हैं। उन्होंने श्लोक को लौकिक संस्कृत का, गाथा को प्रकृत का तथा दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद स्वीकार किया है। वस्तुतः दोहा छंद
अपभ्रंश में जनभाषा से ही गया था, इसलिए इस छंद को हिंदी का मुख्य छंद मानना चाहिए। विक्रमोर्वशीय के चतुर्थ अंक से डॉक्टर द्विवेदी ने अपभ्रंश के नाम पर यह दोहा उद्धृत किया। मैं जणिय मेय लोअड़ी ऋसौर कोई हरेई जाओ डू रवत लिसामल धराहरु वरिसेई। आरंभिक हिंदी और अपभ्रंश को एक भाषा मानने वाले विद्वान ही इस दोहे को अपभ्रंश का उदाहरण मान सकते हैं, अन्यथा इसमें आरंभिक हिंदी की प्रवृत्तियां ही प्रधान हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य में दोहा छंद इस प्रकार की हिंदी भाषा का सबसे प्रबल माध्यम रहा है। स्वच्छंद अनुभूतियों के चित्रण के लिए अधिकांश हिंदी कवियों ने इसी छंद को चुना है। इस छंद की परंपरा भक्तिकाल और रीतिकाल से होती हुई आधुनिक काल तक चली आई है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार संस्कृत और प्राकृतिक में तुक मिलाने की प्रथा नहीं थी। दोहा छंद से ही तुक की प्रवृत्ति आरंभ हुई। वे इसे अपभ्रंश की प्रवृत्ति बताते हैं। वस्तुतः यह जनभाषा की प्रवृत्ति थी जो उसकी साहित्यिक भाषा बनने पर रचना का मुख्य अंग बन गई। अपभ्रंश ने भी जनकंठ से ही इस प्रवृत्ति को ग्रहण किया था। अतः अपभ्रंश और हिंदी दोनों में दोहा शैली का प्रयोग एक ही स्रोत से आरंभ हुआ। यह कथन सत्य प्रतीत नहीं होता कि अपभ्रंश ने हिंदी को दोहा शैली दी थी। अपभ्रंश के बहुप्रचलित छंद तो पज्झटिका, अरल और उनसे बने कड़वक आदि थे, जो हिंदी के आदिकालीन साहित्य में दोहे के समान लोकप्रिय नहीं हुए। अरल्य के स्थान पर हिंदी में चौपाई का प्रयोग बढ़ा। कथा काव्यों में इसकी प्रतिष्ठा देखी जा सकती है। इसकी लोकप्रियता को देखकर ही भक्तिकाल में जयसी और महाकवि तुलसी ने आदिकाल का ऋण स्वीकार किया है। चौपाई के साथ दोहा रखकर कड़वक बनाने की जो प्रथा सिद्धों ने अपनी हिंदी रचनाओं में आरंभ की थी, उसी को आगे चलकर उक्त दोनों महाकवियों ने अपने काव्यों की मुख्य शैली बना लिया। आदिकालीन रसों काव्यों में वीर रस की व्यंजना के लिए छप्पय, तोटक, तोमर पद्धति और नाराज का प्रयोग अधिक किया गया। इनमें से कुछ छंद अपभ्रंश में भी प्रयुक्त हो रहे थे, अतः कुछ विद्वान शैली की समानता के कारण रासो काव्यों को भी अपभ्रंश का काव्य समझ बैठे। आल्य या वीर छंद आदिकाल में दोहा के समान ही लोकप्रिय रहा होगा। जगनिक ने उसी लोकप्रियता को देखकर परमाल रसों में उसे काव्य की एक विशेष शैली बनाकर प्रयुक्त किया है। छंद के अतिरिक्त कथा कहने के ढंग की भी कुछ शिल्प पद्धतियाँ इस काल में प्रचलित रहीं। इनमें कथानक रूढ़ियों का महत्व। रासो ग्रंथ में इस प्रकार की रूढ़ियों का विशेष प्रयोग मिलता है। शुक, धूति, दैव, शक्तियाँ आदि इन रूढ़ियों के साधन रहे हैं। ये रूढ़ियाँ अपभ्रंश साहित्य में भी मिलती हैं। संस्कृत साहित्य भी इनसे अछूता नहीं रहा, अतः हिंदी की आदिकालीन साहित्य में इनका प्रयोग काव्य रचना की एक संस्कृति का द्योतक है, जिसका आगे भी विकास होता रहा। इन्हीं रूढ़ियों में से एक महत्वपूर्ण रूढ़ी थी संवाद शैली, जिसे आगे चलकर तुलसी जैसे महाकवि ने भी अपनाया था। काव्य रचना की दो अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ था, जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से ही अभिहित कर एक भ्रम पैदा कर दिया है। ये शैलियाँ हैं डिंगल तथा पिंगल। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता था तथा कोमल भावों की अभिव्यंजना पिंगल शैली में की जाती थी। जब कवि पिंगल शैली का प्रयोग करता था तो वह हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों को अपनाता था, किंतु पिंगल शैली के प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा था। डिंगल की
कर्कश शब्दावली सीमित थी, अतः इस शैली के साहित्य का अधिक विस्तार ना हो सका। पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और उसका ब्रजभाषा में विगलन हो गया। जो लोग टिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं वे भूल करते हैं। वस्तुतः राजस्थान के आदिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी की ये दोनों ही शैलियों चारणों भाटों द्वारा उपयुक्त होती थी तथा भक्तिकाल और रीतिकाल में भी उनके प्रयोग की वह क्षीण परंपरा चलती रही। आज भी राजस्थान की काव्य रचनाओं में इन दोनों शैलियों की उसी परंपरा के अवशेष मिल जाते हैं। सारांश यह है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य अपभ्रंश साहित्य के समानांतर विकसित हुआ है। इस युग में हिंदी भाषा जनजीवन से रस लेकर आगे बढ़ी है। उसने अपनी अनेक बोलियों को एक रूपता की ओर बढ़ाकर एक सूत्र में बांधा है। जीवन के विविध पक्षों का उसके साहित्य में चित्रण हुआ है। परिवर्ती कालों के लिए उसने अनेक परंपराएं डाली हैं। अनेक काव्य रूप तथा शैली शिल्प आदिकालीन साहित्य में प्रकट और पुष्ट हुए हैं। अतः आदिकाल को हिंदी साहित्य का एक समृद्ध युग माना जा सकता है। आदिकाल